अफगानिस्तान, अफगानों की जमीन। हमेशा से बड़े बड़े साम्राज्य अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में रखना चाहते रहे, लेकिन सफल कोई नहीं हो पाया। ऐसा आज़ादी पसंद लेकिन भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही खतरनाक देश है अफगानिस्तान। ऊंची पहाड़ियों, गहरी घाटियों, सकरे रास्तों से भरा हुआ ऐसा इलाका जहां दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाओं ने घुटने टेक दिए। दोस्तों, सिकंदर महान से लेकर के भारत के महान मुगल साम्राज्य तक, यहां तक कि भारत के सर्वशक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य ने भी अफगानिस्तान में मुंह की खाई है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य और रूसी साम्राज्य के बीच चला द ग्रेट गेम। अफगानिस्तान पे नियंत्रण हासिल करने के लिए दोनों ने कुश्ती लड़ी। अंग्रेजों ने 3 बार अफगानिस्तान पे हमला किया, 1839, 1878 और 1919। तीनों ही लड़ाइयों में अंग्रेजों को बुरी तरह से मात खानी पड़ी। मध्यकालीन तौर तरीकों से सुसज्जित अफगान सेनाओं ने आधुनिक ब्रिटिश सेना के दांत खट्टे कर दिए और अंततः ब्रिटिश लोगों ने काबुल के अमीर की कब्र का दरवाजा उखाड़ लिया और उसे अपने जीत का प्रतीक बताते हुए सारी दुनिया में ढिंढोरा पीटा, जो कि खोखला था। 1979 से 1989 के बीच में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। हवाई जहाजों, टैंकों और हेलीकॉप्टरों से सुसज्जित हजारों सोवियत सैनिकों की सेना अफगानों पर टूट पड़ी, लेकिन इन अफगानों ने अपने ही तौर तरीके से इनका सामना किया। अमेरिका और पाकिस्तान के द्वारा सप्लाई किए गए हथियारों से अफगान मुजाहिदीनों ने सोवियत सेना के दांत खट्टे कर दिए। सोवियत टैंक, सोवियत एयरक्राफ्ट की कब्रगाह बन गया अफगानिस्तान, और इस युद्ध ने सोवियत संघ को ही नष्ट कर दिया। 2001 में अमेरिका ने अल कायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन को तलाशने के लिए अफगानिस्तान पर हमला किया। 9/11 की घटना का बदला लेने के लिए अमेरिका जब अफगानिस्तान में उतरा तो कुछ ही घंटों में अफगानिस्तान ढह गया। ऐसा लगा कि ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया। तालिबान का शासन, जो कि अफगान गृह युद्ध के बाद एक कट्टर इस्लामी शासन था, गायब हो गया। लेकिन 2001 से 2021 20 साल तक लगातार लड़ाई करने के बाद और अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद अमेरिका को भी यह महसूस हुआ कि अफगानिस्तान अमेरिकी सैनिकों की और अमेरिकी विदेश नीति की कब्रगाह है। आज अमेरिका के वापस लौटने के बाद 2021 में वही तालिबान जिससे अमेरिका ने अफगानिस्तान को आज़ाद कराया था, एक बार फिर से अफगानिस्तान पे हावी हो चुका है। ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान में इतिहास कभी आगे बढ़ा ही नहीं। दोस्तों, अफगानिस्तान वास्तव में साम्राज्यों की कब्रगाह है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरा वीडियो ज़रूर देखें, अफगानिस्तान साम्राज्यों की कब्रगाह। दोस्तों, अफगानिस्तान को साम्राज्यों की कब्रगाह क्यों कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर जैसा खूंखार शब्द अफगानिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया? आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान जो है ये पामीर ग्रंथि से जुड़ा हुआ है, हिंदू कुश और सुलेमान पहाड़ियों में स्थित है। यह हिमालय का इधर एक्सटेंशन है। मध्य एशिया से अगर आप भारत आना चाहते हैं तो अफगानिस्तान ही एकमात्र मार्ग है, और यहां पर स्थित है आपका खैबर दर्रा। खैबर दर्रे से होकर के ही प्राचीन काल से आज तक लोग मध्य एशिया से भारत आते रहे। प्राचीन काल में, मध्यकाल में भारत जो है ये सोने की चिड़िया था। ये बहुत ही उपजाऊ प्रदेश था, यहाँ की संस्कृति बहुत ही विकसित थी और यहाँ का व्यापार तो दुनिया भर में फेमस था। लोग अपना भविष्य बनाने के लिए भारत आना चाहते थे, और मध्य एशियाई जातियों ने हमेशा से खैबर दर्रे यानी कि अफगानिस्तान से होकर के भारत में प्रवेश किया है। लेकिन मध्य एशिया से आने वाली विभिन्न जातियां भारत में बस गई, यहाँ पे शासन भी किया, लेकिन अफगानिस्तान पे किसी का भी परमानेंट शासन नहीं हो पाया। तो सबसे पहली बात, लोग अफगानिस्तान पे कब्जा करना क्यों चाहते हैं? अफगानिस्तान एक ऐसी जगह पे है जहां से आप भारत, चीन,
अभी तो पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान, भारत, चीन, मध्य एशिया, ईरान और अरब सागर, इन सभी क्षेत्रों में पहुंच रख सकते हैं। यानी एक तरह से ये कॉकपिट है, कंट्रोलिंग स्टेशन है, जहां से आप एशिया के बहुत बड़े हिस्से की जो है निगरानी कर सकते हैं। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन इसका बहुत अच्छा है। इसके अलावा अरब सागर से आप अफ्रीका तक पहुंच बना सकते हैं। इधर ईरान से आप आगे जाएंगे, तुर्की से होकर के यूरोप पहुंच सकते हैं। ऊपर रूस है, इधर चीन और ईस्टर्न एशिया है। तो ये एशिया के केंद्रीय भाग में स्थित होने की वजह से और दक्षिण एशिया जाने के एकमात्र रास्ते को कंट्रोल करने की वजह से इसके ऊपर सब लोग नियंत्रण हासिल करना चाहते रहे हैं हमेशा से। दूसरी तरफ अफगानिस्तान पर नियंत्रण करना बहुत कठिन है, इसीलिए साम्राज्यों की कब्रगाह, बड़े बड़े साम्राज्य, बड़ी बड़ी सेनाएं यहां जाके टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। क्यों? हिंदू कुश और सुलेमान पहाड़ियों के ऊपर स्थित है अफगानिस्तान। हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इनकी गहरी घाटियां, संकरी घाटियां, एकदम ऊंचाई और निचाई वाले रास्ते, उबड़ खाबड़ रास्ते। अफगानिस्तान बहुत ही कठिन जगह है। बड़ी बड़ी सेनाएं, तकनीकी रूप से उन्नत सेनाएं इस क्षेत्र में आ जा नहीं सकती। लॉजिस्टिक्स यानी कि संसाधनों की समस्या होती है, भोजन, मेडिसिन, फ्यूल, इन सब की समस्या यहाँ पैदा होती है। एक तो अच्छे रोड नहीं है, इतनी ऊंचाई है कि आप हवाई जहाज लेकर के नहीं जा सकते। पैदल सेनाएं अगर जाएंगी तो गहरी संकरी घाटियों से, ऊंचे पहाड़ों से होकर उनको गुजरना पड़ेगा। तो ये यहाँ का मौसम और यहाँ का टेरेन यानी कि यहाँ का भूगोल, ये बड़ी बड़ी सेनाओं के लिए, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स के लिए, ताकतवर आर्मीज के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट है। दूसरा, इन संकरी घाटियों में, ऊंचे पहाड़ों में जिसको ज्योग्राफी की जानकारी है उसको संख्या बल नहीं, उसको मौके की बस तलाश होती है। तो छापामार युद्ध में, गुरिल्ला वारफेयर के लिए अफगानिस्तान एक आदर्श जगह है। संकरी घाटियों में जब विशाल सेनाएं चल रही हों तो अचानक छुप करके एक छोटा समूह उन पर हमला कर सकता है और भाग सकता है, और आप पहाड़ों में उस छोटे समूह को दौड़ा भी नहीं सकते। अफगानिस्तान में हमेशा से पशुपालक और कृषि समुदाय रहते रहे हैं और ये समुदाय कबीलाई स्वरूप में रहते हैं। इनको यहाँ के भूगोल की जानकारी है और ये पूरी तरह से आज़ादी प्रिय है। ठीक है, दे लव देयर फ्रीडम, और इसी वजह से अफगानिस्तान में अफगान लोगों की जीवन शैली को प्रभावित करने वाली कोई भी बाहरी शक्ति, कोई बड़ा साम्राज्य अपनी सेना के साथ इनको नियंत्रित करने के लिए प्रवेश करता है, ये लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ते हैं। और ये भूगोल और गुरिल्ला वारफेयर, छापामार युद्ध प्रणाली इनको घात लगा के हमला करने की, छुप के हमला करने की सबसे आइडियल परिस्थिति प्रदान करता है। नतीजा ये होता है कि बड़ी से बड़ी सेनाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान झेलती हैं और थक करके अक्सर पीछे हट जाती हैं। घात लगा के हमला करना कैसा होता है, ये आप देखना चाहते हैं तो आप बहुत सारी फिल्मों में भी देख सकते हैं। हाल ही में एक फिल्म आई थी तानाजी, उसमें भी जो है घात लगा के हमले करने की प्रवृत्ति को दिखाया गया है। तो अफगानिस्तान जो है ये चाहिए सबको, पर इस पे नियंत्रण करना बहुत कठिन है। यहाँ के लोग छापामार युद्ध में कुशल हैं, आज़ादी प्रिय हैं, और यहाँ बड़ी से बड़ी सेना लेकर के जाएं, आपकी सेना जो है उसको नेस्तनाबूद होने में समय नहीं लगेगा। एक तो आप आर्मी ऑर्गेनाइज करके नहीं रख सकते और हर जगह पे छुप छुप करके हमले किए जाएंगे। और घात लगा के युद्ध करने की जो कला होती है, छापामार युद्ध, इसमें हमला करने वाले को पता होता है कि कहाँ हमला करना है और कैसे भागना है, और वो जब तक सामने वाली सेना जो है रिटालिएट करेगी, जवाबी कार्रवाई करेगी, तब तक ये हमला करके भाग चुके होंगे। तो ऐसे ही अफगान जनजातियों को जो है, विशेष रूप से अफगानिस्तान में जो अफगान्स हैं उसमें पश्तून जनजाति आज के समय में सबसे ज़्यादा यहाँ पर संख्या में है। तो ये जो अफगान जनजातियाँ हैं, ये जो हैं हमेशा से यही तरीका अख्तियार करती रही हैं और इसी वजह से इसको नियंत्रित करना बहुत ही कठिन रहा है। हम लोग शुरू करते हैं 326 ईसा पूर्व। सिकंदर महान जो है यूरोप से होकर के, ईरान के क्षेत्र से होकर के इधर अफगानिस्तान में प्रवेश कर रहे हैं। सिकंदर ने, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान ने अफगानिस्तान की जनजातियों पर कब्जा करने की कोशिश की। यहाँ के कबीलों ने घात लगा करके हमले किए और सिकंदर की सेनाओं को धूल चटा दी। फिर भी सिकंदर ने अपनी सेनाओं के दम पे अफगान कबीलों को नियंत्रित किया। साम दाम दंड भेद अपनाते हुए इन्होंने भारत में प्रवेश किया। भारत में भी पोरस इत्यादि से लड़ाई हुई। फाइनली सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। सिकंदर के लौटते ही अफगानिस्तान जो है यूनानियों के नियंत्रण से बाहर निकल गया। फिर मध्य एशिया के जो बैक्ट्रियन शासक थे उन्होंने फिर इस पर कब्जा करने का प्रयास किया और वो पूरी तरह से असफल रहे। तो दो एम्पायर, सिकंदर महान का साम्राज्य और मध्य एशिया का बैक्ट्रियन साम्राज्य, दोनों
दोनों जो है इनके नियंत्रण, दोनों के नियंत्रण से अफगानिस्तान बाहर हो गया। बाद में भारत के मौर्य शासकों ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण हासिल किया, लेकिन यह नाम मात्र का नियंत्रण था। अशोक के अभिलेख हमको अफगानिस्तान में मिले हैं, वो ये बताते हैं कि अफगान लोग अपने ही तौर तरीकों में रहते थे। मौर्य साम्राज्य में ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल होता था, अफगानिस्तान में ग्रीक लिपि का इस्तेमाल होता था। यानी आज़ादी पसंद लोग अभी भी आज़ादी से हैं, नाम सिर्फ मौर्यों का है। इसके बाद से तो अफगानिस्तान भारत के नियंत्रण से बाहर ही चला गया। लेकिन मध्य एशिया की जातियां जो है खैबर के दर्रे से होकर के भारत आती रहीं। मध्य का अब प्राचीन काल में ही हूण नाम की जनजाति का हम लोग को पता चलता है। तो कुषाण और हूण इन लोगों का जो है आक्रमण उत्तर से हो रहा है। सबसे पहले कुषाण लोग आए। कुषाण लोग जो है इन्होंने अफगानिस्तान पे लंबे समय तक कब्जा रखा। कुषाण लोग अच्छे घुड़सवार थे, लेकिन जैसे कुषाण साम्राज्य थोड़ा कमजोर पड़ा, अफगानिस्तान फिर स्वतंत्र हो गया। मध्य एशिया से हूण लोग आए, हूणों ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, लेकिन कुछ ही समय में हूण भारत में आके खत्म हो गए। इसके बाद अफगानिस्तान के क्षेत्र में गौरी और गजनवी साम्राज्य का आगमन हुआ। गजनवी, महमूद गजनवी ने अफगानिस्तान से भारत पर आक्रमण किया। कुछ ही समय में महमूद गजनवी का स्वयं का साम्राज्य खत्म हो गया। मोहम्मद गोरी ने अफगानिस्तान से भारत पर आक्रमण किया, इसका भी साम्राज्य लंबा नहीं चला। तो कहने का मतलब अफगानिस्तान में कोई भी टिकता नहीं है, और मध्य एशिया हो चाहे भारत, अफगानिस्तान को कोई भी हमेशा के लिए अपने नियंत्रण में नहीं रख पाया। महान मुगलों का आगमन हुआ। मुगल लोग भी खैबर पास से आए थे। मुगल बाबर जो है मुगलों का संस्थापक, मध्य एशिया का शासक था, उसने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पे कब्जा कर रखा था। काबुल को हेडक्वार्टर बना करके बाबर ने भारत पे आक्रमण किया और फाइनली दिल्ली में सेटल हो गया। तो बाबर को हमेशा ये लगता था कि अफगानिस्तान पे नियंत्रण होने का मतलब है कि भारत को मध्य एशिया के प्रभाव से बचा के रखना और भारत में मुगलों का नियंत्रण सुनिश्चित करना। यही वजह थी कि मुगल लोगों ने अफगानिस्तान पे लगातार नियंत्रण रखने का प्रयास किया। हुमायूं के समय में हुमायूं का भाई कामरान जो है अफगानिस्तान का शासक हुआ करता था, काबुल का हुक्मरान। लेकिन हुमायूं की मृत्यु के बाद अफगानिस्तान ऑलमोस्ट भारत की पकड़ से बाहर निकल गया। अकबर ने यद्यपि काबुल और कंधार पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया, लेकिन अंततः जहांगीर के समय में अफगान लोग फिर स्वतंत्र हो गए। फाइनली शाहजहां ने अपने बेटे औरंगजेब और दारा शिकोह दोनों के नेतृत्व में एक के बाद एक अफगानिस्तान के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए और मध्य एशिया पे अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए सेनाएं भेजी। औरंगजेब ने बदख्शां के क्षेत्र पे भी कब्जा कर लिया, जो कि अफगानिस्तान का सबसे नॉर्दर्न पार्ट है, जो कि चाइना से लगता है। लेकिन 1646 और 1647 का शाहजहां का यह बल्ख अभियान पूरी तरह से असफल रहा और बल्ख, बदख्शान और अफगानिस्तान को पे अपना नियंत्रण बनाए रखने में मुगल लोग असफल रहे। फाइनली औरंगजेब की मृत्यु के बाद अफगानिस्तान एक बार फिर से भारत के नियंत्रण से बाहर निकल गया। तो मुगल साम्राज्य भी इसको सबड्यू नहीं कर पाया, नियंत्रित नहीं कर पाया, और उसकी वजह ये थी कि मुगल लोग घुड़सवार और तोपखाने पे अपना ध्यान केंद्रित करके रखे हुए थे। घुड़सवारों और तोपखानों को मैदानी लड़ाई का एक्सपीरियंस होता है, मैदान में आपके घुड़सवार जो है हमला करते हैं, तोपखाने जो है फायर करते हैं। अफगानिस्तान के पहाड़ों में मुगल तोपखाना बेकार साबित हुआ। ठीक है, तो इस तरह से 1646-47 तक अफगानिस्तान जो है फिर से मुगल नियंत्रण से मुक्त हो रहा था। शाहजहां ने इसको कुछ समय तक कब्जे में रखा और 18वीं शताब्दी के आते आते 1700 से 1800 के बीच में अफगानिस्तान पूरी तरह से आज़ाद हो गया। इस दौरान जो है अफगानिस्तान में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे शासक आए। अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह दोनों के दोनों ने अफगानिस्तान के रास्ते भारत पर आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान में दुर्रानी एम्पायर की नींव रखी, दुर्रानी साम्राज्य, और भारत में रणजीत सिंह के सिख साम्राज्य से अफगान लोगों का लगातार युद्ध चलता रहता था। ठीक है, तो ये अफगान सिख संघर्ष जो है इसके ये लंबे समय तक चला और सिख महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान के सीमांत क्षेत्रों पर लंबे समय तक कब्जा बना के रखा, लेकिन सिख साम्राज्य भी पूरी तरह से अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाया। 19वीं शताब्दी में 1800 से 1900 के समय में शुरू होता है द ग्रेट गेम। द ग्रेट गेम तो 19वीं शताब्दी 1800 से 1900 के काल में द ग्रेट गेम शुरू हुआ। अभी सुनने में ऐसा लग रहा है कि कुछ वीडियो गेम जैसी बात हो रही है। इस समय क्या था कि मध्य एशिया क्षेत्र में रूसी साम्राज्य का प्रभाव स्थापित हो चुका था। यह रूस जो है सोवियत संघ से पहले वाला रूस है। तो यह है रूस साम्राज्य, रशियन एम्पायर। ठीक है, और
19वीं शताब्दी में भारत के ऊपर ब्रिटिश लोगों का कब्जा हो चुका था। तो भारत और पाकिस्तान जो है ये हमारा ब्रिटिश एम्पायर के अधीन आ रहा था, ब्रिटिश साम्राज्य। तो उत्तर में है रूस का साम्राज्य और दक्षिण में है ब्रिटिश साम्राज्य। तो रूस साम्राज्य या रशियन एम्पायर और ब्रिटिश साम्राज्य यानी कि ब्रिटिश एम्पायर, इन दोनों के बीच में अफगानिस्तान फंस गया था। भारत और पाकिस्तान के ऊपर ब्रिटेन का कब्जा था, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद सीधे सीधे ब्रिटिश नियंत्रण। और दूसरी तरफ रूस ने मध्य एशिया के समस्त जनजातियों पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया था। कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे स्थान वाले जो एरिया हैं ये सब के सब रूस के अधीन आ चुके थे, रशियन एम्पायर। और रूस ने ईरान के उत्तरी हिस्से पर भी कब्जा करके रखा था। वहीं ईरान के दक्षिणी हिस्से पर ब्रिटिश साम्राज्य का नियंत्रण था और पूरे भारत पे ब्रिटेन का नियंत्रण था। यहां तक कि बांग्लादेश और म्यांमार के ऊपर भी, यानी कि बर्मा के ऊपर भी ब्रिटेन का नियंत्रण था। तो एक महान ब्रिटिश साम्राज्य और महान रूसी साम्राज्य जिनकी सेनाएं असीमित थी, जिनके संसाधन असीमित थे, इन दोनों के बीच में अफगानिस्तान फंस गया था। और अफगानिस्तान पे नियंत्रण हासिल करके दूसरे साम्राज्य को नीचा दिखाना, यही इन दोनों साम्राज्यों का, ब्रिटिश और रूसी लोगों का उद्देश्य बन गया था। तो अफगानिस्तान पे नियंत्रण हासिल करके दूसरे साम्राज्य को नीचा दिखाने की इस होड़ को कहा गया है द ग्रेट गेम, जो 19वीं शताब्दी में अफगानिस्तान में खेला गया। द ग्रेट गेम के तहत रूसी साम्राज्य के इस क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य ने कदम उठाने का निर्णय लिया। इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आदेश दिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हर कीमत पे अफगानिस्तान पे नियंत्रण हासिल करे, जिसका परिणाम हुआ प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। और ये जो है 1839 से 1842 के बीच में लड़ा गया। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1839 टू 1842। और इस लड़ाई में ब्रिटिश लोगों ने आगे बढ़ करके अफगानिस्तान में हमला किया। अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद को इन्होंने पराजित कर दिया और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन ब्रिटिश सेनाओं को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अफगानिस्तान के लोगों का व्यवहार कैसा है, उनकी परंपराएं कैसी हैं, वहां पर शासन करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है। तो जब ब्रिटिश लोग अफगानिस्तान गए तो इनको रास्ते में घात लगा करके हमला करने वाली अफगान टोलियों का सामना करना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि कुछ ही समय बाद ब्रिटिश लोगों ने जिन किलों पर कब्जा किया था उन किलों के चारों तरफ अफगान इकट्ठा होने लगे। ब्रिटिश लोग घिर गए। ब्रिटिश सेना को आदेश दिया गया कि लड़ते हुए अफगानिस्तान से वापस लौटें, अन्यथा वहीं मारे जाएंगे। हजारों की संख्या में भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना में शामिल होकर करके प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में लड़ने गए थे। ज्यादातर सैनिक इसमें मारे गए और बहुत बुरी तरह से पराजित होकर के ब्रिटिश साम्राज्य को अफगानिस्तान से लौटना पड़ा। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है भयानक ब्रिटिश पराजय में समाप्त हुआ। तो ब्रिटेन जो अफगानिस्तान को नियंत्रित करके रूसी साम्राज्य को नीचे दिखाना चाह रहा था, हार गया। रूस को समझ में आ गया कि अफगानिस्तान पर कब्जा करना बहुत मुश्किल काम है। रूसी साम्राज्य ने दोस्त मोहम्मद के साथ दोस्ती कर ली और बोला कि अफगानिस्तान के ऊपर रूसियों का प्रभाव होगा। रूसियों के इस बढ़ते प्रभाव के बावजूद भी ब्रिटिश साम्राज्य लंबे समय तक अफगानिस्तान में कोई एक्सपेरिमेंट करने के विचार में नहीं था। तब भारत में आगमन हुआ लॉर्ड लिटन का। लॉर्ड लिटन ने बहुत एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी अपनाई और इसका परिणाम हुआ द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। यह जो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध है ये 1878 से 1880 के बीच में हुआ है। ठीक है, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। लॉर्ड लिटन इस समय भारत का वायसराय है। लॉर्ड लिटन बहुत ही अत्याचारी नीतियों के लिए जाना जाता है। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट जैसे कानून इसने भारत में बनाया और अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। अफगानिस्तान में ये दूसरा हमला ब्रिटिश साम्राज्य ने इस उद्देश्य से किया था कि अफगानिस्तान पे पूरा नियंत्रण ना सही, लेकिन उसकी विदेश नीति पे हमारा नियंत्रण हो जाए, यानी अफगानिस्तान का अमीर हमारी कठपुतली की तरह रहे और रूसियों के प्रभाव में ना रहे, जो घूस दे करके अफगानिस्तान के अमीर को अपने तरफ मिला के बैठे थे। लॉर्ड लिटन ने
अफगानिस्तान के अमीर शेर अली को हटा करके उसके भतीजे अब्दुल रहमान को स्थापित कर दिया। और अब्दुल रहमान ने कुछ समय तक ब्रिटिश लोगों के साथ मिलकर के अफगानिस्तान पे शासन भी किया। लेकिन फाइनली फिर अफगान जनजातियों ने लगातार ब्रिटिश सेनाओं पे आक्रमण किए। ब्रिटिश लोगों को लगा अफगानिस्तान में टिक नहीं सकते, तो इन्होंने अब्दुल रहमान के साथ गंडमक की संधि की और इन्होंने ये तय किया कि अब्दुल रहमान की विदेश नीति ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा तय की जाएगी और एक ब्रिटिश रेजिडेंट काबुल में रहेगा। तो इस तरह से अफगानिस्तान रूसियों के सानिध्य में ना आए, रूसियों से मित्रता मत करे, यह चीज ब्रिटिश लोगों ने सुनिश्चित कर दिया। तो अब्दुल रहमान जो है वो नाम मात्र का शासक था, आंतरिक क्षेत्र में ये अपना कार्य कर सकता था लेकिन रूसियों से दोस्ती नहीं कर सकता था। इसकी विदेश नीति ब्रिटिश लोग के हाथ में थी। पर कुछ ही समय बाद अफगान लोग फिर भड़क गए और उन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंट को बाहर निकाल दिया। यहां तक कि अफगान लोग इतने डेयरिंग हो गए कि इन्होंने आगे बढ़ करके भारत का जो ब्रिटिश साम्राज्य वाला इलाका था, जो आज पाकिस्तान है, इसमें प्रवेश करके आक्रमण करना शुरू कर दिया। और 1899 में बैटल ऑफ सारागढ़ी की लड़ाई जो है वो इसी युद्ध का उदाहरण है कि अफगान लोग टाइम टू टाइम भारत के अंदर घुस करके ब्रिटिश किलों पर, ब्रिटिश सेना पर आक्रमण करते रहते थे। इसी के तहत 10,000 से भी ज़्यादा अफगानों ने यहाँ उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में स्थित सारागढ़ी नाम के किले पर आक्रमण किया, जहाँ पर हमारे 19 सिख सैनिकों ने इनका सामना किया और इनको बुरी तरह से पराजित कर दिया। तो इसमें क्या है कि बैटल ऑफ सारागढ़ी जो है सिखों की बहादुरी के लिए याद किया जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य भी सिखों को जो है बहुत ज़्यादा सम्मानित करता है उनकी इस बहादुरी और इस शानदार लड़ाई के लिए। इसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है केसरी, जिसमें अक्षय कुमार ने एक्टिंग की थी। ठीक है, अफगानिस्तान के ऊपर ब्रिटिश प्रभाव बहुत तेजी से खत्म हो गया और यही वजह थी कि 1919 में ब्रिटिश साम्राज्य ने एक बार फिर से अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने की सोची। अभी स्थितियां चेंज हो गई हैं। रूसी साम्राज्य नष्ट हो गया है। रूसी साम्राज्य जो है वो रूस की क्रांति में समाप्त हुआ है। 1918 में रूस में क्रांति हुई, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, समाजवादी क्रांति लेनिन के नेतृत्व में। और रूस की जो बोल्शेविक पार्टी थी, इन्होंने रूस का नाम बदल करके सोवियत संघ रख दिया और ये एक समाजवादी देश, एक कम्युनिस्ट कंट्री बन गया। तो अब सोवियत संघ आ गया। सोवियत संघ जो है इसको देख करके, इसमें समाजवादी ढांचे का शासन था, कम्युनिस्ट सरकार थी और ये ब्रिटिश साम्राज्य की पूंजीवादी सरकार से बिल्कुल अलग थी। सोवियत संघ का प्रभाव इस क्षेत्र में ना बढ़े, इसके लिए ब्रिटिश साम्राज्य ने एक बार फिर से अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने का तय किया और इसी से हुआ तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है ये मई से अगस्त 1919 में हुआ है, एक ही साल में हुआ है, 1919। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ है अभी अभी। रूस में अभी अभी क्रांति हुई है और सोवियत संघ की स्थापना हुई है। ऐसे में ब्रिटिश साम्राज्य जो है, इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के लिए इकट्ठा की गई सेनाओं को यहां भेजा और अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया ताकि सोवियत संघ इस क्षेत्र में ना उतर जाए। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो 1919 में लड़ा गया। इस समय अमानुल्लाह खान नाम का जो है अमीर यहाँ पे शासन कर रहा है। इसके ऊपर इन्होंने आक्रमण किया। इस आक्रमण का परिणाम ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बहुत भयानक रहा। शुरुआत की लड़ाई में अफगान लोग हार गए और ये लोग दूरस्थ क्षेत्रों में भाग गए। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश सेनाओं ने किलों में अपना डेरा जमाया, ब्रिटिश सेनाओं को फिर से घेर लिया गया, घात लगा करके हमले किए गए। यहाँ से भारत से जो है मिलिट्री सप्लाई और मेडिसिन्स भेजना मुश्किल हो गया। रास्तों में इतने ज़्यादा एम्बुशेस लगाए गए, इतने ज़्यादा छापामार प्रणाली से हमले किए गए कि ब्रिटिश कम्युनिकेशन लाइन पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। आधुनिक ब्रिटिश सेना भी अपने हथियारों का इस्तेमाल करके अफगानों को नहीं हरा पाई। फाइनली ब्रिटिश लोगों ने अफगानों से समझौता किया और 19 अगस्त 1919 को ब्रिटिश सेना जो है अफगानिस्तान से वापस आ गई। 19 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, उत्तर में सोवियत संघ, दक्षिण में ब्रिटिश साम्राज्य। कुछ समय तक यह चलता रहा। ब्रिटिश लोग लगातार अफगानिस्तान की विदेश नीति पर नियंत्रण रखने के लिए वहां के अमीर और शासकों को घूस देते रहे और इस तरह से इनडायरेक्टली इन्होंने विदेश नीति पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया। पर 3 अफगान युद्धों ने और 100 साल के इतिहास
ब्रिटिश लोग को यह समझा दिया था कि अफगानिस्तान को हराया नहीं जा सकता। तो ब्रिटिश साम्राज्य की कब्रगाह अफगानिस्तान में बन गई। 1947 में भारत आज़ाद हो गया। भारत और पाकिस्तान दो नए देश बने। पाकिस्तान की सीमा रेखा जो है अफगानिस्तान से जुड़ी हुई थी, इस सीमा रेखा को बोलते हैं डूरंड लाइन। ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा रेखा को डूरंड लाइन कहा जाता है। पाकिस्तान और भारत की सीमा रेखा को हम लोग रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ठीक है, तो अफगानिस्तान जो है ये स्वतंत्र बना रहा। यहां पर नादिर शाह नाम के नए शासक का शासन आया, उसके पुत्र जाहिर शाह का शासन आया। तो मोहम्मद जाहिर शाह जो है यहाँ के राजा बन करके लंबे समय तक शासन करते रहे। ठीक है, भारत की आज़ादी के बाद भी। इनके प्रधानमंत्री का नाम था दाऊद खान। दाऊद खान जो है इन्होंने सोवियत संघ के साथ में दोस्ती की नीति अपनाई। तो जाहिर शाह और दाऊद खान के नेतृत्व में अफगानिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना हुई और विभिन्न पार्टियों के चुनाव के माध्यम से जो है संसद यहां पर चुना जाने लगा। अफगानिस्तान में एक नई पार्टी अस्तित्व में आई जिसका नाम था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान बहुत तेजी से प्रसिद्ध हुई क्योंकि इन्होंने आम आदमी के पक्ष में कानून बनाने का, आम आदमी का भला करने का जो है इन्होंने प्रचार किया। इन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े जमींदार हैं उनसे ज़मीनें लेके हम लोग छोटे किसानों में बांट देंगे, हम लोग आधुनिक शिक्षा की स्थापना करेंगे, आधारभूत संरचना का विकास करेंगे, हम लोग अफगानिस्तान को डेवलप कर देंगे। पीडीपीए जो है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, इनका सोवियत संघ से बड़ा गहरा नाता था क्योंकि इनकी नीतियां जो हैं वो काफ़ी हद तक समाजवादी नीतियों से मिलती थी। तो सोवियत संघ जो है इसका इन्फ्लुएंस पीडीपीए के माध्यम से, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान के माध्यम से अफगानिस्तान में बढ़ने लगा। और 1978 के आते आते अफगानिस्तान की परिस्थितियां बदल गई थी। 1978 में पीडीपीए के नेतृत्व में अफगानिस्तान में हुई सौर क्रांति, द सौर रिवॉल्यूशन। सौर क्रांति के नेता थे नूर मोहम्मद तराकी, हफीजुल्लाह अमीन और बबरक करमाल। ये इन लोगों ने अफगानिस्तान के शासन पे कब्जा कर लिया और पीडीपीए का एक दलीय शासन शुरू किया। तो लगभग तानाशाही वाली व्यवस्था बन गई। सबसे पहले हफीजुल्लाह अमीन को प्रेसिडेंट बनाया गया, फिर इनको हटा करके नूर मोहम्मद तराकी को प्रेसिडेंट बनाया गया, फिर इनको हटा करके हफीजुल्लाह अमीन को प्रेसिडेंट बना दिया गया। 1979 में ये स्थिति बनी कि सोवियत संघ ने अल्टीमेटली अफगानिस्तान पे आक्रमण कर दिया क्योंकि अफगानिस्तान में जो पीडीपीए की सरकार थी उसको जो है ये अपने पक्ष में करना चाहते थे। तो जो गलती ब्रिटिश लोगों ने अफगानिस्तान पे हमला करके की थी वही गलती सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पे हमला करके कर दी, अफगानिस्तान पे उसकी विदेश नीति पे नियंत्रण हासिल करने की। तो 1979 में हजारों की संख्या में सोवियत सैनिकों ने अफगानिस्तान पे हमला किया और इन्होंने पीडीपीए के नेता हफीजुल्लाह अमीन की हत्या कर दी और उसकी जगह बबरक करमाल को इन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। अब ये कठपुतली शासन है और यहाँ पर जो है ज़बरदस्ती समाजवादी नीतियों को लागू किया जा रहा है। अब अफगानिस्तान के लोग मुस्लिम हैं और कई मामलों में कट्टर मुस्लिम हैं, इनकी जीवन शैली काफ़ी पुरानी है और यही वजह है कि जब सोवियत दृष्टिकोण वाला आधुनिक शासन इनके ऊपर लागू किया गया तो इनको पसंद नहीं आया। ज़्यादातर लोग जो हैं अपने पुराने तौर तरीकों में जीना चाहते थे, इस्लामिक नियमों के आधार पर जीना चाहते थे और सोवियत संघ के द्वारा प्रेरित कानूनों की वजह से, पीडीपीए के शासन के बदलावों की वजह से इन लोग डर गए। अफगान में से ज़्यादातर लोगों को ये लगा कि ये जो शासन है बबरक करमाल का, पीडीपीए का, ये जो है उनके परंपरागत जीवन को नष्ट कर देगा और उनको उनके धर्म से भ्रष्ट कर देगा। नतीजा, ज़्यादातर अफगान जो है इन्होंने सोवियत संघ के खिलाफ इन्होंने अपना एक समूह तैयार किया जिसको कहा जाता है मुजाहिदीन। तो 1979 में एक नया साम्राज्य यहां प्रवेश करता है और यह है सोवियत साम्राज्य। सोवियत संघ का आक्रमण यहां पे हुआ है, सोवियत यूनियन। अब सोवियत यूनियन का मुकाबला करना बहुत मुश्किल था क्योंकि इनके पास मॉडर्न आर्मी थी, हवाई जहाज थे, विभिन्न तरह के टैंक्स और फाइटिंग व्हीकल्स थे। तो सोवियत संघ के आक्रमण का मुकाबला करना अफगानों के लिए मुश्किल था। बहुत बुरी तरह से यहाँ पर जो है पराजित हो गए अफगान लोग। लेकिन सोवियत संघ के विरुद्ध अफगान लोगों का सपोर्ट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहाँ पे पहुँच गया। तो सोवियत संघ के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान के माध्यम से
एक नई सेना खड़ी की और इस सेना को कहा गया मुजाहिदीन, अफगान मुजाहिदीन्स। ये जो मुजाहिदीन थे, मुजाहिदीन शब्द का मतलब होता है धर्म योद्धा। मैंने अभी आपको बताया था सोवियत संघ के सहायता वाला जो पीडीपीए का शासन था वो अफगान लोगों की लाइफ को चेंज कर रहा था। अफगान लोग अपने धार्मिक तौर तरीकों के लिए खतरा महसूस कर रहे थे। तो अफगानों ने एक नया समूह बनाया जिसका नाम रखा मुजाहिदीन। मुजाहिदीन यानी धर्म योद्धा। जो भी लोग सोवियत संघ का विरोध कर रहे थे उन सभी को मुजाहिदीन कहा गया। ठीक है, कि अपने धर्म की, अपने वे ऑफ लाइफ की रक्षा के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू किया। पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई और अमेरिका की जासूसी एजेंसी सीआईए, अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और अब पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, दोनों ने मिल करके इन मुजाहिदीनों को आधुनिक हथियार सप्लाई किए। और ये मुजाहिदीन जो है अमेरिका और पाकिस्तान की ओर से सोवियत संघ की सेनाओं से एक छद्म युद्ध या प्रॉक्सी वार लड़ने लगे। तो 1979 से 1989 तक, 1979 से 1989 तक सोवियत सेनाएं अफगानिस्तान के दूरस्थ इलाकों में भयानक बमबारी, भयानक युद्ध करके और अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करते रहे। और अमेरिका और पाकिस्तान के सीआईए और आईएसआई के द्वारा समर्थित मुजाहिदीन जो है, इन्होंने गुरिल्ला वारफेयर स्टाइल का इस्तेमाल करके, छापामार युद्ध का इस्तेमाल करके, गहरी घाटियों और ऊंचे पहाड़ों का इस्तेमाल करके इन्होंने सोवियत सेना को धूल चटा दी। सोवियत एयरक्राफ्ट के खिलाफ इनको स्टिंगर मिसाइल्स दी गई जो सोवियत मिग फाइटर्स और हाइंड हेलीकॉप्टर्स का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त थी। हजारों की संख्या में सोवियत एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गए। सोवियत सेना को जो सप्लाई करने के लिए कारवां आते थे जिसमें फ्यूल रहता था, जिसमें खाना रहता था, इनको अफगान लोग एम्बुश करते थे और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से उनके रास्ते रोक करके, आईईडी के ब्लास्ट करके उनको, उनके कारवान को नष्ट कर देते थे। इस तरह की पेट्रोलिंग, इस तरह के ऑपरेशंस में हजारों की संख्या में सोवियत सैनिक मारे गए। और इन सोवियत सैनिकों के मृत्यु की वजह से सोवियत संघ में आंतरिक अशांति का माहौल बन गया। परिणाम क्या हुआ? 1989 के आते आते सोवियत संघ आंतरिक रूप से कमजोर पड़ गया और 1990 में सोवियत संघ का समापन हो गया। सोवियत संघ बिखर गया, यानी कि दूसरा साम्राज्य जो अफगानिस्तान की वजह से समाप्त हो गया वो है सोवियत संघ। वो अफगानिस्तान जैसे छोटे से देश को नहीं जीत पाया और सोवियत संघ ही खत्म हो गया। यहां पर जीत हुई मुजाहिदीन की, अमेरिका और पाकिस्तान के द्वारा समर्थित। अमेरिका को जैसे ही पता चला सोवियत संघ हार गया, बिखर गया, अमेरिका और सीआईए वापस चले गए। लेकिन पाकिस्तान और उनकी जासूसी एजेंसी आईएसआई, इन्होंने मुजाहिदीन को सपोर्ट जारी रखा। मुजाहिदीन लोग बहुत सारे ग्रुप्स में बढ़ गए, बहुत सारे गुटों में बढ़ गए। जैसे उत्तर के क्षेत्र में अहमद शाह मसूद, यहाँ केंद्रीय क्षेत्र में गुलबुद्दीन हिकमतयार, आपका ताजिकिस्तान बॉर्डर पे अब्दुल रशीद दोस्तम। तो ये जो मुजाहिदीन थे, इन लोग इन सब नेताओं के अधीन अलग अलग समूहों में बंट गए। और ये समूह जो है ज़्यादातर जातीयता या कबीले के आधार पर बने थे, जैसे कि ताजिक, हजारा, पश्तून इत्यादि। और ये सब आपस में लड़ने लगे। इसी को कहा जाता है अफगान सिविल वॉर या अफगान गृह युद्ध। 1989 में सोवियत संघ के लौटने के बाद से ये गृह युद्ध शुरू हुआ और ये 2001 तक चलता रहा, जब तक अमेरिका ने इस पे आक्रमण नहीं किया। ठीक है, तो इस गृह युद्ध के दौरान पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई ने लगातार अलग अलग प्लेयर्स को सपोर्ट किया और अफगानिस्तान की स्थिति को बहुत ही कमजोर बना के रखा। ठीक है, भारत का अफगानिस्तान की राजनीति में सीधा हस्तक्षेप पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। देखिए, पाकिस्तान को हमेशा से डर है कि भारत और अफगानिस्तान दोनों में अगर पाकिस्तान विरोधी सरकारें आ जाए तो पाकिस्तान को दो फ्रंट में लड़ना पड़ सकता है। तो भारत के साथ तो पाकिस्तान की दुश्मनी है ही, तो क्यों ना अफगानिस्तान में ऐसी सरकार हो जो पाकिस्तान के इशारों पे नाचे। तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान को डर नहीं रहेगा। डूरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान के लिए शांति की रेखा बन जाएगी। लेकिन ऐसा हो ना सका। पाकिस्तान की एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने एक नए समूह को जो है यहां पर बढ़ावा दिया। पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है, ये क्षेत्र, ये है पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत जो है, यहां पे कबीलाई लोग रहते हैं। इसको फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, फाटा भी कहा जाता है।
यहां पर वही जनजातियां, वही कबीले रहते हैं जो कि ज्यादातर अफगानिस्तान में रहते हैं। यहां भी पश्तो बोली जाती है, अफगानिस्तान में भी पश्तो बोली जाती है। यहां पर जब अफगानिस्तान में गृह युद्ध बहुत ज्यादा बढ़ गया तो बहुत सारे अफगान लोग भाग के पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान में मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देने के लिए भारी संख्या में यहां पे कट्टरपंथी मदरसे खोल रखे थे। मदरसा मतलब स्कूल्स, जिसमें गहरी धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। इन मदरसों को सऊदी अरब के द्वारा फाइनेंस किया गया था। सऊदी अरब जो है वहाबिस्ट इस्लाम का केंद्र है, कट्टर इस्लाम का केंद्र है, और इसी विचारधारा के जो मदरसे इस एरिया में चल रहे थे, यहां पर अफगानिस्तान के लोगों को कट्टर धार्मिक शिक्षा दी गई और इनको जो है सैन्य प्रशिक्षण भी दिया गया। यह सब सऊदी अरब और पाकिस्तान के सहयोग से हो रहा है। परिणाम हुआ 1994 में इनका एक अलग समूह बना जिसका नाम था तालिबान। 1994 में तालिबान का उदय हुआ। तालिब शब्द का मतलब होता है स्टूडेंट, जिसने इस्लाम की शिक्षा ग्रहण की हो। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पाकिस्तान स्थित मदरसों में वहाबी इस्लाम की ट्रेनिंग हासिल की थी, जो सऊदी अरब के द्वारा फंडेड था, ये कट्टर इस्लाम को मानने वाले स्टूडेंट्स का समूह तालिबान कहलाया। 1994 में मुल्ला उमर के नेतृत्व में तालिबान का गठन हुआ और तालिबान ने बाकी सभी मुजाहिदीन समूहों को पराजित करना शुरू किया, क्योंकि तालिबान के पास वो सारे आधुनिक हथियार थे जो पाकिस्तान ने यूएस से हासिल किए थे। पाकिस्तान ने वो सारे हथियार इनको दिए थे, वो ट्रेनिंग दी थी इनको, सऊदी अरब से फंडिंग मिली हुई थी। ठीक है, दूसरे देशों से जो कट्टरपंथी मुस्लिम लड़ाके थे, ठीक है, मर्सिनरीज थे, जो कि कट्टर इस्लामिक विचारधारा को मानते थे, वो यहाँ इकट्ठा हो रहे थे तालिबान के साथ, और इन सब ने मिल करके अफगान मुजाहिदीन को पराजित करना शुरू किया। परिणाम यह हुआ 1994 से लेकर 2001 तक तालिबान ने अफगानिस्तान के 98% एरिया पर नियंत्रण हासिल कर लिया। सिर्फ अहमद शाह मसूद नाम के एक लीडर ने नॉर्थ में मज़ार शरीफ में जो है इनका विरोध जारी रखा। ठीक है, लेकिन यह कसर भी तब पूरी हुई जब 9 सितंबर 2001 को अहमद शाह मसूद की हत्या कर दी गई और इसके बाद पूरे अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ गया। तो हमारा नया प्लेयर जो अफगानिस्तान में आया है ये तालिबान। 1994 टू 2001 इन्होंने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। तालिबान का क्या बेसिक था? तालिबान जो है कट्टर इस्लामी शिक्षा के माध्यम से पैदा हुए हैं। इन्होंने जब अफगानिस्तान पे नियंत्रण किया तो इन्होंने इस्लाम को अपने सबसे अनुदार स्वरूप में लागू करना शुरू किया, यानी कट्टर इस्लामी नियमों को इन्होंने लागू किया। इन्होंने कहा अफगानिस्तान में इस्लामिक शासन होगा, अफगानिस्तान में शरिया के नियमों को लागू किया जाएगा, वही नियम जो मध्यकाल में मुसलमानों के ऊपर लागू हुआ करते थे। देखिए, इस्लामी कानून में कोई बुराई नहीं है, समस्या यह है कि उसको शब्दशः जब लागू किया जाता है तो उसके परिणाम बड़े भयानक होते हैं। महिलाओं की स्वतंत्रता समाप्त हो गई, पुरुषवादी समाज की स्थापना की गई, कबीलाई नियमों को जो है प्रमुखता दी गई और लोकतंत्र को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। और यहाँ पर सामाजिक नियमों में थोड़ा भी ढील देने पर बहुत कठोर सजाएं दी जाती थी। यहाँ पर लोगों को पत्थरों से पीट करके मार डालने, कोड़े लगाने की सजाएं और भी बहुत गंभीर तरह की सजाएं यहाँ दी जाती थी। बहुत ही अमानवीय शासन के रूप में तालिबान जाना गया है। लेकिन ये पैदा इसलिए हुआ क्योंकि अफगानिस्तान 1989 से लेकर आपका 2001 तक गृह युद्ध से जूझ रहा था। इस गृह युद्ध के अत्याचारों की वजह से तालिबान जो है इतना शक्तिशाली बना था। अगर यहाँ शांतिपूर्ण शासन होता तो ये नहीं आते। तो तीसरा एम्पायर जिसने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने का सोचा वो था अमेरिका। 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पे आक्रमण किया। क्यों? 11 सितंबर 2001 को अल कायदा नाम के संगठन ने अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हवाई जहाज से आतंकवादी हमले किए, जिसको हम लोग 9/11 के नाम से जानते हैं। तो 11 सितंबर 2001 को अमेरिका की मुख्य भूमि पे हवाई हमले हुए। इसने अमेरिका की सोच को हिला के रख दिया। अमेरिका वालों ने कहा कि इसका तो बदला लेना ही पड़ेगा। इन्होंने कहा अल कायदा है कहां? तो अल कायदा का हेडक्वार्टर जो पहले सऊदी अरब में था, बाद में सूडान में था, अब ये शिफ्ट हो गया है अफगानिस्तान में। तालिबान ने अल कायदा को शरण दी है, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग और आतंकवादी गतिविधियां चलाने के लिए ये केंद्र प्रदान कर रहे हैं। अफगानिस्तान ने
ओसामा बिन लादेन जो कि अलकायदा का प्रमुख था उसको भी शरण दे रखी थी। ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी और इसी का परिणाम था 9/11, 11 सितंबर 2001 के हमले। 11 सितंबर 2001 के बाद, ठीक है, अमेरिका का यहां पर अफगानिस्तान में प्रवेश होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 9/11 की घटना के बाद। ओसामा बिन लादेन को इन्होंने सरेंडर करने के लिए कहा तालिबान के पास। इन्होंने कहा तालिबान से कि ओसामा बिन लादेन को आप सरेंडर कर दीजिए, हम अफगानिस्तान नहीं आएंगे। मुल्ला उमर ने कहा, तालिबान के गवर्नमेंट के नेता मुल्ला उमर ने यह क्लियर किया कि ओसामा बिन लादेन को सरेंडर नहीं किया जाएगा। नतीजा, अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। यह कहलाता है आपका ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। सबसे पहले शुरू हुआ था ऑपरेशन इनफाइनाइट जस्टिस, इसके बाद ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। पहले ऑपरेशन इनफाइनाइट जस्टिस के तहत अमेरिका ने अफगानिस्तान पर भयानक बमबारी की, जितने भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन थे, तालिबान के केंद्र थे, उन सबको नष्ट कर दिया। इसके बाद जो है उत्तर में जो हमारे कहना चाहिए कि अब तक सोवियत संघ समाप्त हो चुका है, उत्तर में ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देश हैं। आपका ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के माध्यम से अमेरिका ने जो है उत्तरी मुजाहिदीनों को समर्थन देना शुरू किया और गृह युद्ध जो है फिर से जोर पकड़ लिया। अब पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने पलटी मारी। पाकिस्तान ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान के शासन का अंत करने के लिए और अलकायदा को पकड़ने के लिए पाकिस्तान अमेरिका का सहयोग करेगा। पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबानों का सहयोग कर रहा था, तालिबान का साथ छोड़ करके पाकिस्तान अमेरिका के साथ हो गया। अमेरिका ने पाकिस्तान में अपने केंद्रों की स्थापना की, ठीक है, यही पेशावर जहां पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का हेडक्वार्टर है। यहां से ये जो है अपने सप्लाईज अमेरिका के लोग अफगानिस्तान में ले जा रहे हैं। तो अमेरिकी सेनाएं पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान में प्रवेश कर रही हैं, यहां पर हमले कर रही हैं। इन्होंने तालिबान को बुरी तरह से पराजित कर दिया और कुछ ही महीनों में अफगानिस्तान से तालिबान और अलकायदा का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो गया। ऐसा लगा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को जीत लिया है और इसी को कहा गया ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ठीक है, 2001 में ही ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के तहत इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स की स्थापना हुई। ये सेना जो है यूनाइटेड नेशंस और नाटो देशों के सहयोग से बनाई गई थी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अफगानिस्तान पे आक्रमण करने की जो है सहमति दी और नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों का एक सामूहिक सुरक्षा समूह है, इन्होंने यानी कि अमेरिका के साथ कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि की सेनाएं भी एक साथ इकट्ठा हुई इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स के रूप में और ये सभी अफगानिस्तान में उतरे और इन्होंने जो है सुरक्षा करनी शुरू कर दी। तो अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका का इनडायरेक्ट कंट्रोल हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, अफगानिस्तान पे हमला करना आसान है, कब्जा करना भी आसान है, लेकिन कब्जा बनाए रखना बहुत मुश्किल है। जो एक्सपीरियंस अंग्रेजों को 19वीं शताब्दी में हो रहा था, जो एक्सपीरियंस सोवियत संघ को 1979 और 89 के बीच में हुआ था, वही एक्सपीरियंस अमेरिका का हुआ। जीतने के बाद इन्हें समझ में आया कि इस गंभीर पहाड़ियों वाले प्रदेश में नियंत्रण बनाए रखना लगभग असंभव है। इन्होंने गहरी गुफाओं में ओसामा बिन लादेन की खोज की। तालिबान के नेता मुल्ला उमर को पूरे अफगानिस्तान में खोजते रहे, लेकिन नहीं मिला। यहां पर ये पाकिस्तान की भूमिका उभर करके सामने आती है। पाकिस्तान ने ही तालिबान को जन्म दिया था। पाकिस्तान ने ही अमेरिका को, तालिबान को छोड़ करके अमेरिका का साथ देना शुरू किया, पर पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा दिया और तालिबान के सारे नेताओं को पाकिस्तान ने अपने इलाकों में छुपा करके रखा था। यहां तक कि ओसामा बिन लादेन को भी पाकिस्तान में ही छुपा के रखा गया था। पाकिस्तान में रावलपिंडी के निकट एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था, जो कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से थोड़ी ही दूर है। तो पाकिस्तान ने यहां पर अमेरिका का साथ देने का दिखावा करते हुए अफगानिस्तान के तालिबान के लड़ाकों, अलकायदा के लड़ाकों और ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों को अपने यहां सुरक्षित रखा, जिसका पता अमेरिका को चलने में काफी देर हो गई। 2011 में एबटाबाद रेड में ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने मार दिया। सील टीम 6 का आपने कहानी सुना है कि इन लोगों ने नाइट रेड किया, गोली से उड़ा दिया, ठीक है, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर के तहत। ओसामा बिन लादेन को समुद्र में डाल दिया गया। अल कायदा का टॉप लीडरशिप खत्म हो गया। यूएसए ने मध्य एशिया, सऊदी अरब, अफ्रीका, हर जगह ऑपरेशंस चला करके अल कायदा को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन अफगानिस्तान
अमेरिका के लिए मुसीबत की जड़ बना रहा। अमेरिकी कारवाओं पे हमले होते थे, अमेरिकी सैनिक जब पेट्रोलिंग पे निकलते थे तो जगह जगह पे आईईडी लगा रहता था जिसे ब्लास्ट कर दिया जाता था। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, स्टिंगर मिसाइल्स, वही हथियार जो यूएसए ने मुजाहिदीनों को सप्लाई किए थे, जो अब तालिबान के पास थे, वही हथियार अमेरिका पे वापस फायर किए जा रहे थे। और ये सारे हथियार पाकिस्तान ने छुपा करके रखे थे और इसको जो है तालिबान को पाकिस्तान ने दिए थे। तो इस तरह से अमेरिकी सेनाओं को, नेटो सेनाओं को यहाँ पे गंभीर नुकसान का सामना करना पड़ा। बहुत धन खर्च करने के बाद भी अफगानिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से विकसित नहीं हो पा रहा था और यहाँ पर समय समय पर तालिबान के हमले होते रहते थे। भारत ने भी ये कोशिश की कि अफगानिस्तान में आधारभूत संरचना का विकास हो ताकि अफगानिस्तान की सरकार पाकिस्तान पर डिपेंडेंट मत रहे और इस तरह से अफगानिस्तान में स्वतंत्र और एक मित्रवत सरकार की स्थापना की जा सके। इसी के तहत अमेरिका ने जो है यहाँ पर चुनाव करवाने के लिए व्यवस्था की और हामिद करज़ई जो है फाइनली राष्ट्रपति बने। ठीक है, यहाँ पर संसद का चुनाव हुआ जिसको लोया जिरगा कहा जाता है। लेकिन इस पूरे ड्यूरेशन में पाकिस्तान के गुपचुप समर्थन से तालिबान जो है बहुत ही शक्तिशाली रहा और इसके साथ साथ एक आतंकवादी समूहों का एक नया नेटवर्क उभर करके आया जिसको कहा जाता है हक्कानी नेटवर्क। हक्कानी नेटवर्क के नेता जलालुद्दीन हक्कानी थे। ये बहुत ही शक्तिशाली आतंकवादी समूहों का नेटवर्क है जिनका उद्देश्य अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर अफगानिस्तान के अंदर में लगातार हमला करना है। और पाकिस्तान के से समर्थित होने की वजह से हक्कानी नेटवर्क बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अपने केंद्रों से अफगानिस्तान, ईरान और भारत के खिलाफ भी हमले करता रहा है। भारत में एक्टिव जो हमारे आतंकवादी हैं उनको हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के द्वारा ट्रेनिंग दी गई है जिनको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है, सऊदी अरब ने भी सपोर्ट किया है। तो ऐसी गंभीर स्थिति से हम जूझ रहे हैं। 2021 अमेरिका को यह महसूस हुआ कि बस अब काफ़ी हो गया। 2021 फाइनली अमेरिका ने तय किया कि अब अफगानिस्तान में रुकना पॉसिबल नहीं होगा। देखिए 2011 से ही अमेरिका अब जो है उसामा बिन लादेन के मरने के बाद अफगानिस्तान में इंटरेस्टेड नहीं रहा था। अमेरिकी सर्विस पर्सनल्स अफगानिस्तान में मर रहे थे और अमेरिका में अफगान युद्ध का लगातार विरोध चल रहा था और इसी के परिणाम स्वरूप 2021 में फाइनली अमेरिकी फोर्सेस ने अफगानिस्तान छोड़ दिया। तो 2021 में कौन हारा? अमेरिका। अमेरिका लीव्स। अभी अमेरिका हार गया। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका के प्रवेश का उद्देश्य था तालिबान की समाप्ति, अलकायदा की समाप्ति, आतंकवादी नेटवर्क्स की समाप्ति, अफगानिस्तान में एक स्थायी शासन स्थापित करना, शांति और सुरक्षा बनाए रखना। लेकिन इनमें से किसी भी काम में अमेरिका सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि जब अमेरिका जैसे ही वापस लौटा है उसी दिन से तालिबान ने बहुत बुरी तरह से आक्रमण शुरू कर दिए हैं। अफगानिस्तान के 80% क्षेत्रों में तालिबान का नियंत्रण स्थापित हो चुका है और तालिबान इतना शक्तिशाली हो चुका है कि ये जो है बहुत जल्द पूरे देश पे भी कब्जा कर सकता है। तो अमेरिका का जो उद्देश्य था तालिबान के शासन की समाप्ति, वो सक्सेसफुल नहीं रहा। अफगान सेना और अफगान सरकार जो अमेरिका के सहयोग से यहाँ स्टैब्लिश हुई थी वो बुरी तरह से कमज़ोर पड़ चुकी है। अफगान सेना के लोग भाग रहे हैं और अफगान सरकार जो है खतरा महसूस करते हुए तालिबान के साथ समझौता करने का सोच रही है। और ऐसी गंभीर स्थिति में यहाँ पर जो तीसरा साम्राज्य पराजित होता है वो है अमेरिका। तो ये है साम्राज्यों की कब्रगाह अफगानिस्तान। और आज के समय में तालिबान का वर्चस्व यहाँ पे बढ़ रहा है। तालिबान के उत्तर में मध्य एशिया है जिसके उत्तर में रूस है। रूस इसको अपना प्रभाव क्षेत्र मानता है। हाल ही में रूस ने चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर के एक मीटिंग बुलाई हुई है। रूस, चीन और पाकिस्तान आपस में ये तय करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाई जाए। अमेरिका ने एक क्वाड नाम के 4 देशों के समूह की घोषणा की है जिसमें ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका को शामिल किया गया है। तो अमेरिका जो है इन 3 कंट्रीज़ को मिला करके आपसी समझौता कर रहे हैं ताकि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी बनी रहे। अमेरिका पाकिस्तान पर भी दबाव डाल रहा है कि तालिबान का सपोर्ट ना करे। रूस जो है वो चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मिलकर के 4 देशों का समूह बना रहा है ताकि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके। और ये सब
भारत को बाहर छोड़ रहे हैं। अफगानिस्तान में एक मित्रवत सरकार बनाए रखना भारत की इच्छा भी है और ज़रूरत भी। जब इंडियन एयरलाइंस का विमान भारत से अपहरित किया गया था तो उसको अफगानिस्तान ले जाया गया और अफगानिस्तान में ही हमको जो है अपने देश के दुर्धर्ष आतंकवादियों को छोड़ने जाना पड़ा था, तभी हमारा जो इंडियन एयरलाइंस का प्लेन वापस आ पाया था। ये प्लेन हाईजैक अभी भी हमारी मेमोरी में है। अफगानिस्तान जो है वो हमारे लिए चिंता का नहीं बल्कि सुरक्षा का स्रोत होना चाहिए था, और ये तभी पॉसिबल है जब तालिबान के बजाय यहाँ पर एक मित्रवत सरकार हो। लेकिन ऐसा होता हुआ हमको दिखाई नहीं दे रहा है, और जो अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बन रहे हैं उसमें भी भारत को बाहर रखा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान को लगातार अफगानिस्तान संबंधी बैठकों में बुलाया जा रहा है। इस बात से ये पता चलता है कि पाकिस्तान का ये जो दोहरा रवैया रहा है, पहले उसने सोवियत संघ को धोखा दिया, बाद में उसने अमेरिका को धोखा दिया, उसके बावजूद भी पाकिस्तान की नज़दीकी की वजह से और तालिबान के ऊपर पाकिस्तान के नियंत्रण की वजह से उससे सलाह ली जा रही है। ये होता है जियोपॉलिटिक्स, ये होता है भौगोलिक रणनीति, जिसमें आप अच्छे हो या बुरे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी पहुंच, आपकी पकड़, आपकी ताकत कहाँ तक है, ये आपको जो है बड़ी शक्तियों के साथ में बैठने की जगह दिलाती है, और इसमें अब तक पाकिस्तान सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अफगानिस्तान में हत्याएं अभी भी जारी है, युद्ध अभी भी जारी है। अफगानिस्तान के लोगों को शांति, सुरक्षा अभी भी नसीब नहीं है, और अगर तालिबान का शासन आता है तब तो बिल्कुल भी नहीं होगी। और इन सब के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, लेकिन उसे जिम्मेदार ठहराने के बजाय उसको एक पार्टनर के तौर पे इसलिए स्वीकार किया जा रहा है क्योंकि अफगानिस्तान पे नियंत्रण रखने के बजाय पाकिस्तान के माध्यम से अफगानिस्तान को दूर से कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल से चलाने का दृष्टिकोण बड़ी शक्तियों के दिमाग में आ गया है। देखिए आगे का भविष्य क्या होता है। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।